हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हम लोग पूरा इसको क्लियर कर लेंगे। चैप्टर 3 तक हमने ऑलरेडी पढ़ा था, तो इस चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा बहुत आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था इस चैप्टर को। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर 4। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को यह जानना है कि जब भी विद्युत धारा या जब कोई चार्ज, जब कोई भी आवेश जब मोशन करता है, गति में होता है, तो उसके अराउंड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसकी स्टडी सबसे पहले 1802 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था 1802 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जियान डोमेंसियो। जियान डोमेंसियो, उन्होंने इस चीज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, और इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद अपना जो ये स्टडी था, रिसर्च था, उसको वहीं के एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया था। लेकिन इनके रिसर्च को ओवरलुक कर दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बाद में सन 1820 में ऑस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट आया, जो डेनिश फिजिस्ट था, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, उन्होंने इस इफेक्ट को 1820 ईस्वी में जो है पब्लिश किया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम हमने रखा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, एक बैटरी लिया, ठीक है, और उसका एक सर्किट बनाया, और सर्किट के पास एक रख दिया कंपास, और इसमें स्विच लगा दिया गया। ठीक है, तो देखा कि जब वो बैटरी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है स्विच से, तो देखा कि जो ये कंपास है उसका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। और आप जानते हैं कि कंपास की निडल तभी डिफ्लेक्ट करेगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से उनको आइडिया आया कि जब भी किसी परिपथ में, जब भी किसी तार में, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसकी वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो ये मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्ट कर रहा था। और तो और मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लीजिए इस में इस तरह डिफ्लेक्ट कर रहा था, अगर मान ले रहे हैं, तो जैसे बैटरी का हम जब इसको अपोजिट कर रहे थे तो ये उल्टा हो जा रहा था इसका साइन। ठीक है, तो इससे ये बात और भी जो है तथ्य पूर्वक स्पष्ट हो जा रही थी कि जब भी किसी चालक में या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसका खोज सबसे पहले किया था किसने किया था, ऑस्टेड ने। लेकिन उससे पहले भी जियान डोमेंसियो ने 1802 में ही इसके बारे में बताया था। अब इसके बाद से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा किधर होगी, तो इसके लिए एक रूल दिया गया, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, तो ये रूल क्या कहता है कि मान लीजिए एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, एक करंट है, मान लीजिए एक चालक है, चालक में धारा इधर बह रहा है, तो वो आदमी जो है ना उधर की ओर तैर रहा है, पानी में, जल में, जिधर धारा बह रहा है उधर ही वो आदमी तैर रहा है, स्विम कर रहा है। तो उसका जो फेस है वो हमेशा टर्न टुवर्ड्स द मैग्नेटिक निडल। उसका जो चेहरा है वो हमेशा टर्न्स करेगा, मूव करेगा किधर, मैग्नेटिक निडल की ओर, कंपास की ओर। तब जो है नॉर्थ पोल ऑफ जो निडल होगा, जो नॉर्थ पोल होगा, उत्तरी ध्रुव जो होगा, वो डिफ्लेक्टेड होगा उसके लेफ्ट हैंड की ओर। समझ रहे क्या बोले हैं? एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि मान लो एक आदमी है जो स्विम कर रहा है वायर के लॉन्ग, वायर के लॉन्ग क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब उधर ही और जो उसका चेहरा है, फेस है, वो किसको डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक निडल को। तो जो उसका लेफ्ट हैंड हो, तो मान लो एक आदमी क्या वो स्विम कर रहा है जिधर धारा बह रहा है, इधर हवा, इधर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तार में, उधर ही आदमी क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, तैर रहा है। इसके बाद से
जो उसका चेहरा है वो मैग्नेटिक नीडल की ओर टर्न कर रहा है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा ना, उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो डिनोट करेगा जो जो सुई डिफ्लेक्ट हो रहा है उस दिशा को। इसी रूल को हम लोग बोलते हैं एम्पियर स्विंगिंग रूल। इसका आपको फिगर दे दिया जाएगा। और अब हमारा जो सबसे मेन है बायो सेवर्ट लॉ। क्या है? बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ से स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का, रेडिंग हमारा यही मेन है, बायो सेवर्ट लॉ। टॉपिक 1 का आज का चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या है? इसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, कूलाम का नियम। दो आवेश के बीच जो बल लगता है वह क्या होता है कि दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमारा कूलाम का नियम है वो क्या बताता है? वो बताता है कि दो आवेशों के बीच बल कितना लगेगा। उसी तरह से हमारा जो बायो सेवर्ट का नियम है वो क्या बताता है कि अगर कोई हमारा एक चालक है तो उसके किसी करंट लूप की वजह से हमारा किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत बल, मतलब विद्युत बल नहीं, चुंबकीय बल का कितना अनुभव करेगा। ये अपना है ये क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट लॉ। देखिए बायो सेवर्ट लॉ क्या पता है। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम तो आपने जिसे पढ़ा था पहले चैप्टर में, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बताता है कि किसी भी दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कितना लगता है। दो आवेशों के बीच बल जो होता है वो Q1 Q2 के समानुपाती होता है, उसके प्रोडक्ट के, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने पढ़ा था जो कूलाम का नियम, उससे हम निकालते हैं किसी आवेशों के बीच बल। उसी तरह से बायो सेवर्ट के नियम से हम निकालते हैं कि अगर किसी चालक में धारा बह रहा है तो उसके कारण किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। मतलब अगर मान लीजिए एक कोई चालक है, इस चालक का एक पॉइंट मान ले रहे हैं, इसमें आपने आई करंट फ्लो कराया है, तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अभी हमने पढ़ाया है, एम्पियर नहीं, एम्पियर कर रहे हैं, बायो सेवर्ट ऑस्टेड ने बताया था। तो इसके कारण यहां पर मान लो कितना, इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, इसी को हम पता करना है। ठीक है, तो इसीलिए बायो सेवर्ट का नियम दिया गया। तो इसमें इसका एक सूक्ष्म अवयव मान ले रहे हैं, ये सूक्ष्म अवयव जो है स्मॉल एलिमेंट डीएल है। कितना है? डीएल। और इसमें करंट आई है, और यहां से यहां के बीच की दूरी जो है मान ले रहे हैं आर है। कितना है? आर। और इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो इस चालक के इस सूक्ष्म अवयव के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको देने के लिए बायो सेवर्ट का नियम दिया गया। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो स्मॉल अवयव के कारण स्मॉल होगा, तो डीबी इक्वल टू होता है, समानुपाती होता है सबसे पहले जितना करंट फ्लो हो रहा है आई के। ठीक है, आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वह समानुपाती होगा धारा के मान के। फिर उसके बाद से देखा गया कि जो ये डीबी होगा वो उस सूक्ष्म अवयव के प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली। फिर देखा गया कि जो डीबी होगा वह इस के कोण, इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जया के समानुपाती होगा। अब फिर देखा गया कि उसके बीच की जो दूरी है, यहां से यहां के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चारों को मिलाते हैं तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आता है आई डी एल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। इसको हटाते हैं तो आता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। यही जो है ना, इसी को बोलते हैं बायो सेवर्ट का समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? बायो सेवर्ट का समीकरण। एक मिनट रुकिए, थोड़ा इंक भर लिया जाए। ध्यान रहे जो यहाँ पे न्यू नॉट है, न्यू नॉट इसे बोलते हैं प्रिमेबिलिटी ऑफ स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिमेबिलिटी ऑफ स्पेस, जिसकी वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस में 7। ठीक है, और इसके बारे में तो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, न्यू नॉट के बारे में।
अब इसका हम यहां से म्यू नॉट जो है इसकी वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसका वेक्टर फॉर्म होता है, आप याद कर सकते हैं लेकिन हम बताएंगे कैसे भी आया है, 4 पाई आई dl इंटू आर बट्टा में आर के पावर 3, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब ये कैसे आया, तो ये आया आपका यूनिट वेक्टर के फार्मूले से, तो ये होता है अपान में मॉड आर, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये अगर हम इसमें रखें तो डीएल आर साइन थीटा आ जाएगा, डीएल आर साइन थीटा। अगर हम इसको रखें यहाँ पर तो डीएल आर के जगह हो जाएगा डीएल आर साइन थीटा और आर कैप का ये फार्मूला रख देंगे, तो डीएल आर साइन थीटा और आर वेक्टर अपान में आर से आर कट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है। अब हम तुलना करेंगे इसका कूलॉम लॉ से, इस लॉ से कूलॉम लॉ से। तो याद रखिए हमारा जो कूलॉम लॉ है उसमें आता है, अगर कूलॉम लॉ से तो एफ आता है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। लेकिन इसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा आर स्क्वायर, ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इतना आया है। तो अगर इसका तुलना करें तो इसमें जो होता है ना, ये किसी चार्ज एलिमेंट के कारण होता है, किसी चार्ज एलिमेंट, और ये होता है करंट एलिमेंट, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये होता है चार्ज एलिमेंट की वजह से, और ये होता है किसकी वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो इसमें कोई थीटा मतलब कोण का इसमें कोई वो रिलेशन नहीं है, इसमें कोई कोण नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोण है, देखिए यहाँ पर एक कोण है, ठीक है। उसके बाद से इसमें समानता क्या है, तो इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है यहाँ पर, यानी दोनों जो है ये तो वेक्टर समीकरण है, वेक्टर से मत तुलना कीजिए, आप इससे तुलना कीजिए। तो आप अगर देख सकते हैं तो दोनों में रेसिप्रोकल फार्मूला है, डिस्टेंस जो है रेसिप्रोकल स्क्वायर इनवर्स के मतलब स्क्वायर के रेसिप्रोकल के डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये दोनों में समानता हो गया, सिमिलरिटी हो गया, और दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज है सब, मतलब दूर वाले हैं सब। उसके बाद से दोनों पे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं, ये सिमिलरिटी हो गया। दोनों पे हम प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स हैं सब, और दोनों का दोनों जो है इनवर्सली डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। अब डिफरेंस क्या है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर सोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है आइडियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्केलर सोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। आप इसको याद रखिएगा, डिफरेंस आपको याद रखना है। डिफरेंस में सबसे पहले याद रखिएगा कि जो हमारा dB है, जो हमारा बायो सेवर्ट है, और इसमें जो DE है, तो ये जो है वेक्टर सोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, अदिश सदिश की वजह से, और ये स्केलर सोर्स चार्ज स्केलर है, ठीक है। और आइडियल करंट एलिमेंट आइडियल जो है वेक्टर क्वांटिटी है। और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो, अगर मान लो ये चार्ज है तो उसके ही अलोंग होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अगर माइनस होगा तो ऐसे होगा, और प्लस होगा तो ऐसे होगा, यानी उसी लाइन पे होता है। जो सोर्स है, जो चार्ज है, उसी के एक्सिस पे होता है जो उसका डायरेक्शन DE का। लेकिन DB का जो डायरेक्शन होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, जो सोर्स है उसके परपेंडिकुलर DB होता है। और फिर तीसरा क्या है कि इसमें थीटा का है, इसमें थीटा नहीं है, मतलब इसमें वो कोज्या इसमें कोण पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कोण पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, और C मतलब प्रकाश की चाल, इन तीनों में संबंध देखते हैं क्योंकि इससे न्यूमेरिकल उठाता है। तो अगला है कि म्यू नॉट यू एप्सिलॉन नॉट और C के बीच संबंध रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट E नॉट एंड C। तो हम लोग अभी इसके पहले पढ़े थे पहले चैप्टर में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अभी पढ़े हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसकी वैल्यू होता है 10 के पावर -7। लेकिन पूरी की वैल्यू अगर हम बात करें
तो 10⁻⁻7। और म्यू नॉट की वैल्यू कितना लिखे था, 4 पाई, ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दोनों का इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान के दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 1/4 पाई गुणा में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उल्टा करके गुणा कर दिया जाए, कट जाएगा। इसको जानते हैं, इसको उल्टा कर दिया जाए, इसको काटना है 4 पाई से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई इक्वल टू 9, 1/9 × 10⁻9, इसको इक्वेशन 1 इसको 2, अब मल्टीप्लाई किया जाए, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, ये हो गया 4 पाई गुणे में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और इधर हो गया आपका 1/9 गुणे 10⁻9 और 10⁻⁻7, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है। इधर क्या आ गया आपका म्यू नॉट अपसाइलन नॉट, म्यू नॉट अपसाइलन नॉट। इधर क्या हो गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप 7 को ला के नीचे क्या कर सकते हैं, 9 गुणे 10⁻7 उड़ जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपसाइलन नॉट, इसको लिख सकते हैं आप 3 × 10⁸ का स्क्वायर। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सी है, प्रकाश की चाल है, तो इसको लिख सकते हैं 1/c²। तो यही रिलेशन है अपना, ठीक है। तो यहां से सी की वैल्यू अगर निकालें तो सी की वैल्यू आ जाएगा आपका 1/रूट में म्यू नॉट अपसाइलन नॉट, ये आपका इक्वेशन हो गया। इससे आपका न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। न्यूमेरिकल हम एक साथ लगाएंगे दोनों पे, आगे हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए कि स्टेट कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर है, एक सीधा चालक है, तो इसके कारण अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का दिशा बताना है तो इसके लिए आपको 2 नियम दिया गया, एक है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये वाला रूल, और एक है मैक्सवेल्स कार्क रूल, मैक्सवेल्स कार्क रूल, जो कि आप 10th में पढ़े होंगे। कि अगर हम अगर हम राइट हैंड को इस प्रकार पकड़े कि जो हमारा ये अंगूठा है वो करंट की दिशा को बताए, किसकी दिशा को बताए, करंट का, तो जो हमारी उंगलियां होंगी ना वो किसकी दिशा को बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र को। और अगर हम पेचकस ऐसे मान लो पकड़ रहे हैं स्क्रू, कि हमारा जो उसका जो आगे वाला हिस्सा है वो किसको बता रहा है, करंट को, तो जिधर हम उसको घुमाएंगे खोलने के लिए वो बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो ये आपका हो जाएगा इसका दिशा बताने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस पे न्यूमेरिकल एक साथ लगाया जाएगा, ठीक है।